हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय हम लोग ऑफलाइन आप लोगों को क्लास नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉइल साइंस का है, जो कि आयोग में और यूपी कैडेट में बीएचयू में पूछे गए क्वेश्चनों पर डिस्कशन होगा। क्वेश्चन तो यहाँ पे 12 ही हैं, लेकिन ये 12 क्वेश्चन अगर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन से 2-3-4 क्वेश्चन और भी सामने निकल कर आएंगे। आपको सभी क्वेश्चनों पर एक क्वेश्चनों पर ध्यान देना है और इसका क्या आंसर होगा, क्यों होगा, उन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा और अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप कहीं भी हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की मृदाएं पढ़ी है, एक हमारा लेक्चर हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन बताया भी ऑलरेडी। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मार सॉइल पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में मार सॉइल पाई जाती है? एक्चुअली जो मार सॉइल है, ए बुंदेलखंड सॉइल जो है, उसमें जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, वो ब्लैक कॉटन सॉइल दो प्रकार की होती है, काबर और मार। ठीक है, तो काबर और मार ये जो दोनों सॉइल है वो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंतर्गत आती हैं, तो बुंदेलखंड रीजन में आती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा जिला ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो मिर्जापुर तो आता नहीं है, इसका जो आंसर है वो जालौन है। ठीक है, मिर्जापुर में अगर देखा जाए तो लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, है ना, लाल मिट्टियां जो है मिर्जापुर में पाई जाएंगी। और आपका जो आगरा है, आगरा में अरावली सॉइल पाई जाती है, अरावली सॉइल आगरा में पाई जाती है। गोंडा एक्चुअली आप लोगों को मालूम है, ये जो तराई क्षेत्र है, गोंडा, बहराइच, देवरिया और ये सब जो जिले हैं, यहाँ पर तराई सॉइल पाई जाती है। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में कौन सी सॉइल पाई जाती है? तराई सॉइल पाई जाती है। हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, बताया था तराई सॉइल के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जो तराई सॉइल होती है इनमें हम मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते हैं। ठीक है, एक कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लैटेराइट मृदाओं का मुख्य पैतृक पदार्थ है। इसके पहले अभी हमने आपको सॉइल फॉर्मेशन की वीडियो शूट की है, उसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि सॉइल फॉर्मेशन अगर होता है तो उसके लिए कुछ मुख्य रूप से उसके जो पायरेमिक मटेरियल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं के द्वारा नई नई मृदाओं का निर्माण होता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका इक्वेशन दिया है। इसके पहले की जो हमारा लेक्चर है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, उसमें आप लोगों को बताया गया है। तो पैतृक पदार्थ पूछ रहा है लैटेराइट सॉइल का। एक्चुअली जो लैटेराइट सॉइल का नेचर होता है वो एसिडिक नेचर की होती है। जितने भी लैटेराइट सॉइल्स होती हैं सभी क्या होती हैं? एसिडिक नेचर की होती हैं, क्योंकि इनमें लीचिंग की क्रिया हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में लीचिंग हो जाती है और इनका निर्माण होता है बेसाल्ट से। बेसाल्ट आप लोग जानते होंगे एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, और यह कैसी इग्नियस रॉक है? क्षारीय अग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट मतलब बेसिक इग्नियस रॉक्स। बेसाल्ट क्या है? बेसिक इग्नियस रॉक। लेकिन इसके द्वारा जो सॉइल बनी, जिसको हम लोग कहें लैटेराइट सॉइल, लगभग 74%, 74% जो भाग होता है वो पैतृक पदार्थ होता है लैटेराइट मृदाओं का। वो कौन सा होता है? बेसाल्ट होता है। ठीक है, अब क्योंकि बेसाल्ट का जो नेचर होता है बेसिक होता है, लेकिन सॉइल का फॉर्मेशन कैसा हुआ? सॉइल जब फॉर्मेट हुई, बनी, तो सॉइल का नेचर कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ऐसी जगह पे होती है कि जहां पर ज्यादा पानी बरसता है, रेनफॉल ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होती है, ट्रॉपिकल कंडीशन होता है, वहां पे लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लीचिंग के कारण इसमें बेसाल्ट जो इग्नियस रॉक्स थी, इसके जितने भी साल्ट थे बेसिक, वो सब क्या कर गए? लीच कर गए, जिसकी वजह से ये मृदा जो है, इससे जो नई मिट्टी बनी जिसको हम लोग लैटेराइट सॉइल कहते हैं, इसका नेचर कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट भी है। ग्रेनाइट जो है एसिडिक नेचर का होता है। क्वार्ट्ज है, स्लेट जो है से एक प्रकार का कैसी चट्टान है? ए स्लेट जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स है, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान है, जो कि सेल से बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पीट एवं मक मृदाएं हैं
कह रहा है कि जो पीट और मक मृदाएं होती हैं वो किस प्रकार की मृदाएं हैं। तो इसमें पहला लिखा है ऑर्गेनिक मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और कैट क्ले। ठीक है, तो ये जो पीट और मक सॉइल है, ऑर्गेनिक जो मृदाएं होती हैं उनके दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ऑर्गेनिक मृदाओं के दो प्रकार होते हैं, पीट सॉइल और मक सॉइल। तो आईसीआर ने पीट और मक सॉइल के नाम के द्वारा ही जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसको इंडिकेट किया हुआ है। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल के अंतर्गत आते हैं। हमने आपको बताया कि भारत में ऐसी मृदाएं जिनमें 20% या उससे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है उनको हम लोग कार्बनिक मृदा कहते हैं। और कार्बनिक मृदा में पीट और मक सॉइल आती हैं। पीट सॉइल में हमने बताया कि जो ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो क्या होते हैं, पार्शियली डिकम्पोज होते हैं, जबकि मक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। काली मिट्टी, काली मिट्टी में आप लोग जानते होंगे, इसको लोकल नेम अगर देखा जाए तो रेगुर कहा जाता है, या फिर आपके बुंदेलखंड रीजन में हमने बताया ना, इसको काबर और मार भी कहा जाता है काली मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो खादर और भांगर कहा जाता है। ठीक है, जो नई जलोढ़ मिट्टियां होती हैं उनको हम लोग खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टियां होती हैं उनको हम भांगर कहते हैं। ठीक है, कैट क्ले आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। कैट क्ले के बारे में हम लोग देखते हैं। कैट क्ले का जो क्षेत्रफल है वो भारत में बहुत कम है, 0.7 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। और जो एसिड सल्फेट सॉइल है, एसिड सल्फेट सॉइल को जो रसायन वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, कैट क्ले कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में को देखने से जो कैट होती हैं उनके ऊपर जो धारियां पाई जाती हैं, लगता है कि उसी के समान धारियां इन मिट्टियों में भी बन गई हैं, इसीलिए इनको हम कैट क्ले कहते हैं। इनका पीएच बहुत पूछा जाता है, इनका पीएच 4.5 से कम होता है। कैट क्ले सॉइल का पीएच कितना होता है, 4.5 से कम होता है। ठीक है, और ये सल्फाइड के कारण बनती हैं, सल्फेट के कारण नहीं बल्कि सल्फाइड के कारण बनती हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कपास की काली मृदा का गण है, ऑर्डर। हमने आपको बताया कि जो सॉइल टैक्सोनॉमी के द्वारा 12 ऑर्डर दिए गए हैं उनमें विभिन्न प्रकार के सॉइल को शामिल किया गया है। देखिए, एक ऑर्डर में एक से अधिक प्रकार की सॉइल आ सकती हैं, या एक से अधिक प्रकार के ऑर्डर में एक ही सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। होने के लिए ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ऑर्डर है उसमें केवल एक ही सॉइल है, ऐसा नहीं है। वो कुछ जगह पे क्या है कि बहुत सारे सॉइल है 2 ऑर्डर में आती हैं, या बहुत सारे ऑर्डर हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार की सॉइल पाई जाती है। तो लेकिन कपास की जो काली मिट्टी है ये वर्टिसोल्स ऑर्डर के अंतर्गत आती है। कपास की काली मिट्टी वर्टिसोल्स सॉइल के अंतर्गत आती है। और कपास की काली मिट्टी में पूछा जाता है कि सबसे अधिक कौन सा क्ले क्लोराइड्स पाया जाता है, तो माउंट मेलोनाइट, जो कि 2:1 टाइप कैसा है, 2:1 टाइप एक्सपैंडिंग टाइप। ठीक है, फैलने वाले प्रकार का क्ले मिनरल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिस्टोसोल ऑर्डर का। हिस्टोसोल ऑर्डर ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है हिस्टोसोल ऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। एल्फी सोल में रेड सॉइल के अंतर्गत आती हैं, जो रेड सॉइल है उनको एल्फी सोल ऑर्डर में आती हैं। मोलिसोल जो ग्रास लैंड सॉइल होती हैं मोलिसोल होती हैं, और मोलिसोल जो ऑर्डर है ये विश्व का सबसे अधिक विकसित ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन समाप्त हुए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, और साथ में आप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा, और साथ में अगर हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अग्नेय चट्टान नहीं है। कभी कभी देखो क्वेश्चन पेडोलॉजी से पूछ लिया जाता है कि अग्नेय चट्टान कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है, और कोई चट्टान का नाम ले देगा, पूछ लेगा कि कौन सी चट्टान है। तो चट्टान के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। जो हमारे ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हमने चट्टान साथ पढ़ा दिया है, एमएससी वालों को तो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये जो अग्नेय चट्टान है, निम्नलिखित में से अग्नेय चट्टान नहीं है, तो ग्रेनाइट तो अग्नेय चट्टान है। और ग्रेनाइट कैसी अग्नेय चट्टान है, अम्लीय अग्नेय चट्टान है, एसिडिक इग्नियस रॉक्स, मतलब ग्रेनाइट इज अ एसिडिक इग्नियस रॉक्स। गैब्रो इज a basic igneous rocks and basalt is also basic igneous rocks। क्वार्ट्ज जो है, यहाँ पे क्वार्ट्ज नहीं लिखा है बल्कि क्वार्ट्जाइट लिखा हुआ है।
क्वार्जाइट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। एक्चुअली ये क्वार्ज में रूपांतरण होने के बाद क्वार्जाइट बन जाता है। तो क्वार्जाइट कैसा है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा और मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन क्या पाया जाएगा। तो देखिए बात क्या है कि अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ में सर्वाधिक मात्रा में क्वार्ज पाया जाता है। अर्थ में सर्वाधिक मात्रा में या मृदा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? क्वार्ज, जो कि लगभग 24% पाया जाता है। और फील्ड स्पार 2.4%, 2.5% पाया जाता है किसमें? मृदा में। ये आपको याद हो गया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो क्वार्ज है वो सबसे ज्यादा मृदा में पाया जाता है, जो कि 24% के आसपास होता है। और फील्ड स्पार 2.5% पाया जाता है किसमें? मृदा में। अब अगर दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट जानते होंगे आप लोग, जो भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट एक पपड़ी के रूप में होती है। सपोज करिए जो सेब है, सेब का जो छिलका है वो अर्थ क्रस्ट है और पूरा का पूरा सेब क्या है? अर्थ है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में क्या है? जिसको हम लोग भूपपड़ी कहते हैं हिंदी में। अर्थ क्रस्ट को क्या कहते हैं? भूपपड़ी। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा फेल्डस्पार पाया जाता है और लगभग 58%। देखिए यहाँ पे जो हम आपको डाटा बताते हैं वो बहुत ऑथेंटिक बुक से बताते हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबों में जो इस समय मार्केट में चल रही हैं वहां पे अभी देखिएगा तो फेल्डस्पार की वैल्यू 48% लिखा हुआ है। तो उसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं, हम यहाँ पे राउंड फिगर आपको बताए हैं। वैसे वास्तव में फेल्डस्पार की जो वैल्यू है वो 57.7% होता है, जो कि नियर अबाउट 58% मान लिया जाता है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा फेल्डस्पार पाया जाएगा। अर्थ में सबसे ज्यादा सॉइल में या मृदा में सबसे ज्यादा क्वार्ट्ज पाया जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। माइका जो है प्राइमरी मिनरल है, एपेटाइट सेकेंडरी मिनरल है, और एपेटाइट जानते होंगे फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। सॉरी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारतीय मृदाओं में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। यहां पर दो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें किसका? सॉइल कंपोजिशन का। सॉइल कंपोजिशन, तो सॉइल कंपोजिशन में सॉइल का 50% भाग क्या है? सॉलिड है। और जो 50% सॉलिड भाग है उसमें 5% क्या होता है? कार्बन होता है। 45% मिनरल से बना हुआ है और 25% वाटर है और 25% क्या भैया? एयर है। तो ये 100% हो गया। यहां पर तो सॉइल कंपोजिशन में 5% कार्बन दिखाया गया है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या करा? भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। अभी इस समय कितना पाई जा रही है? कंपोजिशन की बात अलग है। कंपोजिशन में 5% बताया गया है, क्योंकि ये 1964-65 के आसपास दिया गया था। तो उस समय सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर लगभग 5% के आसपास थे, तो कंपोजिशन में बता दिया गया। वही अभी तक चल रहा है। लेकिन अगर सही से अगर आप सॉइल का इवेल्युएशन करें तो उसमें आपको देखेंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और वो उसकी वैल्यू जो है 0.22-0.3% होती है। 0.22-0.3%, 0.2 से 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन इस समय इंडियन सॉइल में अवेलेबल है। हमने अपना रिसर्च का काम बुंदेलखंड रीजन में किया था, तो उसमें भी हमने यही देखा, लगभग 2 से 3-4 पॉइंट के अंतर्गत हमको ऑर्गेनिक कार्बन मिले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सॉइल में करेगी, है ना। तो सॉइल में करेंगी। हरी खाद आप लोग जानते होंगे, ग्रीन मैन्यूर्स। उसमें इसका जो आंसर है बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा आता है। तो इसका आंसर है संजी। लगभग 200 से 250, ठीक है, केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर क्या करता है? फिक्सेशन करता है इन सॉइल में, ठीक है। 200 से 250 केजी नाइट्रोजन का फिक्सेशन संजी के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग अगर बात करें ढैंचा की, तो ढैंचा से भी लगभग 70 से 80 केजी, 70 to 80 केजी नाइट्रोजन का फिक्सेशन सॉइल में किया जाता है।
ढांचे की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है। क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हमारी सॉइल है, बेसिक या क्षारीय मृदाएं हैं, उनमें ढांचा आसानी से सर्वाइव हो जाता है। और दूसरी बात है कि बहुत इसके जो चीपली अवेलेबल है। और तीसरा है कि इसको जो है अब हम हार्वेस्टिंग कब करते हैं, मतलब इनका ऑपरेट कब करेंगे सॉइल में, फ्लावरिंग के थोड़ा सा पहले हम इसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। बुआई के 40 से 45 दिन के बाद हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर हम बीज की बात करें तो आयोग में पूछा गया है कि प्रति हेक्टेयर ढांचे की कितना सीड रेट यूज होता है हरी खाद के लिए, तो वो 40 से 60 केजी वेरी करता है अलग अलग कंडीशन में। तो इस तरह से है। एक क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली बुकों में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए। ये है किस मृदा एवं जल अनुपात। मृदा एवं जल अनुपात का मतलब है सॉइल एंड वाटर रेशियो। सॉइल एंड वाटर रेशियो, मृदा जल एवं मृदा अनुपात। मृदा एवं जल अनुपात मीन्स सॉइल एवं वाटर रेशियो का अनुपात बढ़ने पर कह रहा है कि अगर किसी भी मृदा का और जल का जो अनुपात होता है उसका मान अधिक होने पर किस मृदा का पीएच बढ़ेगा। ऑप्शन में कुछ मृदाएं दी हुई हैं और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का पीएच तब बढ़ेगा जब उस मृदा में मृदा एवं जल का अनुपात बढ़ेगा। देखिए मृदा एवं जल के अनुपात की बात क्या है। देखिए किसी अगर मृदा में 25% जल है और 50% सॉइल है, ठीक है, 50% सॉइल है और 25% क्या है, वाटर है। तो इसका अगर हम लोग सीएल रेशियो देखें तो 2:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर यहीं पर हम इसको 50% जगह 5% कर दें तो ये हो जाएगा 10:1। मीन्स इसका ये हुआ कि जैसे जैसे कोई सॉइल ड्राई होती जाती है, सूखती जाती है, वैसे वैसे उस सॉइल का सॉइल वाटर रेशियो जो है बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे सॉइल ड्राई होगी वैसे वैसे उस सॉइल का जो सॉइल वाटर रेशियो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर किसी सॉइल का सॉइल वाटर रेशियो इंक्रीज होता है तो ऐसी कंडीशन में होता है जहां पर पानी की कमी होती है। मतलब उन सभी मृदाओं में सॉइल वाटर रेशियो का मान ज्यादा होगा जहां पर वर्षा की कमी होगी, मतलब कम मात्रा में रेनफॉल होगा। तो जहां पर रेनफॉल कम मात्रा में होती है वहां की सॉइल कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाएगी या सोडिक हो जाएगी या सैलाइन हो जाएगी, जो कोई भी हो जाएगी, उसका पीएच बढ़ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी सॉइल है अगर उसका सॉइल और जल अनुपात बढ़ रहा है तो इसका मतलब चाहे वो एसिडिक नेचर की सॉइल हो, एसिडिक सॉइल है तो उसका भी पीएच इंक्रीज होगा। दूसरा अगर उदासीन सॉइल है उसका भी पीएच इंक्रीज होगा। 7 है तो 8 हो जाएगा, 4 है तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और अगर 7 है तो 8, 9, 10 होगा। तो पीएच इंक्रीज होगा कब, जब मृदा एवं जल अनुपात बढ़ता है। मृदा एवं जल अनुपात बढ़ने के साथ साथ सभी प्रकार के मृदाओं का पीएच बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, किसी दिन हम लोग इस पे अलग से लेक्चर कोई बना देंगे। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, संतृप्त, जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। संतृप्त मृदा में जल विभव का मान होता है। क्वेश्चन क्या है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज, वाटर पोटेंशियल ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज। तो देखिए वाटर पोटेंशियल का जो मान होता है सदैव निगेटिव होता है। वाटर पोटेंशियल का मान क्या होता है, सदैव निगेटिव होता है सॉइल के लिए। अब सॉइल का वाटर पोटेंशियल का मान निगेटिव हो गया, लेकिन जब संतृप्त अवस्था में होती है सॉइल, जब सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड होती है पानी से, वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है, तो उस समय उसका जो जल विभव होता है जिसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं उसका मान सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि किसी सॉइल का वाटर पोटेंशियल का मान सर्वाधिक कब होगा, तो किसी सॉइल का वाटर पोटेंशियल कब सबसे अधिक होगा, जब उस सॉइल में पानी सर्वाधिक होगी, मतलब सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। तो सैचुरेटेड कंडीशन पे होने पर वाटर पोटेंशियल का मान सर्वाधिक होता है और उसकी वैल्यू होती है 0। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब 0 जो है उसका सर्वाधिक मान है,
ठीक है, 1 2 नहीं बल्कि 0। अब अगर धीरे धीरे सॉइल ड्राई होती जाएगी तो वाटर पोटेंशियल का मान बढ़ेगा, लेकिन वो निगेटिव बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? निगेटिव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला उससे भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से किस तत्व की फोरेज क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है? फोरेज एरिया किस पोषक तत्व की सर्वाधिक होती है? तो आपको मैंने हमारे जो ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट कर रहे हैं उनको हमने ये लेक्चर पढ़ा दिया है, और उनको भली बात हमने बताया है कि किसके लिए फोरेज एरिया कितना होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके लिए कुछ नियम है। नियम क्या कह रहा है कि जो हमारे फोरेज एरिया होती है किसी भी एलिमेंट्स की, वो निर्भर करती है उसकी मोबिलिटी पर, सॉइल के मोबिलिटी पर निर्भर करती है। अगर कोई एलिमेंट सॉइल में मोबाइल है तो उसका फोरेज एरिया सर्वाधिक होगा, लेस मोबाइल है तो उसका फोरेज एरिया मोबाइल से कम होगा, और इमोबाइल है तो उसका फोरेज एरिया सबसे कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट सॉइल में मोबाइल है। तो बात करते हैं नाइट्रेट की। तो नाइट्रेट ही हमको मिल गया कि जो कि सॉइल में मोबाइल होता है। नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट फॉर्म होता है वो सॉइल में मोबाइल होता है। ऑर्गेनिक सॉइल फॉर्म इमोबाइल होता है, जबकि नाइट्रोजन का अमोनिकल फॉर्म लेस मोबाइल होता है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा किया है, आप लोगों को पढ़ाया भी हम, इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनके लिए सबसे कम, देखिए अगर हम इसमें फोरेज एरिया की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उससे कम इनका होगा, सबसे कम होगा फास्फोरस H2PO4 का, क्योंकि ये इमोबाइल होता है सॉइल में। जो इमोबाइल होंगे उनके लिए फोरेज एरिया का मान कम होगा। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? निम्न में कौन सा सॉइल सेपरेट नहीं है? आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा सॉइल सेपरेट बताए गए हैं, और सॉइल सेपरेट अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें जो सॉइल सेपरेट्स हैं, जो हमारे प्राइमरी क्ले मिनरल्स होते हैं, प्राइमरी सॉइल टेक्सचर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग सॉइल सेपरेट्स कहते हैं। प्राइमरी सॉइल टेक्सचर्स होते कौन से हैं? जो फंडामेंटल सॉइल टेक्सचर होते हैं, जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले। तो सैंड, सिल्ट और क्ले क्या हो गए? प्राइमरी क्ले मिनरल्स हो गए, सॉइल सेपरेट्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है सैंडी। सैंडी जो है वो सॉइल सेपरेट नहीं होता है, बल्कि सॉइल टेक्सचरल क्लासेस होता है। क्या होता है? सॉइल टेक्सचरल क्लासेस। सैंडी लोम, लोमी सैंड, इस तरह से हम लोग अगर पढ़ते हैं, जब हम लोग सॉइल टेक्सचरल क्लासेस पढ़ते हैं तो उनमें इन सब चीजों की बात करते हैं। सॉइल टेक्सचर में हम लोग जनरली सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में पढ़ते हैं, वही बेसिक और या फंडामेंटल सॉइल टेक्सचर होते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है आज का जो हमारा लेक्चर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आप समझ में आता है तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।